Hey students, welcome back to MBA Simplified by Dr. Vinky Sharma. Easy learning, your gateway to management knowledge. Continuing with our business communication course, today we will talk about Unit 2, Oral and Written Communication. इस यूनिट में हम सीखेंगे कि स्पोकन कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में कैसे काम आते हैं और कैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक मैनेजर को सक्सेसफुल मैनेजर बनाती है। इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे ओरल कम्युनिकेशन, principles of successful oral communication, conversation control, reflection and empathy, effective listening, non-verbal communication, written communication, the process of writing, that is 3x3 writing process, and electronic writing. सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू ओरल कम्युनिकेशन के साथ। ओरल कम्युनिकेशन का मतलब होता है स्पोकन वर्ड्स के थ्रू इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना। ये हमारा फेस टू फेस भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू भी हो सकता है, जैसे फोन या वीडियो कॉल्स। ऑर्गेनाइजेशंस में सबसे ज्यादा यूज होने वाला कम्युनिकेशन का टाइप है ओरल कम्युनिकेशन। सो इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। मीनिंग ऑफ ओरल कम्युनिकेशन इज कि ओरल कम्युनिकेशन में सेंडर और रिसीवर डायरेक्टली बात करते हैं। इसमें हमारी मीटिंग्स, इंटरव्यूज, प्रेजेंटेशंस, डिस्कशंस और टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस आ जाते हैं। कमिंग ऑन टू इम्पोर्टेंस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन बहुत फास्ट है और तुरंत फीडबैक मिल जाता है। ये पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड करता है और परसुएशन एंड मोटिवेशन के लिए भी बहुत इफेक्टिव होता है। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज फ्लेक्सिबल एंड डायनेमिक। जब हम प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेसफुल ओरल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि मैसेज हमारा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, टोन और पिच अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, स्पीकर कॉन्फिडेंट होना चाहिए, लैंग्वेज सिंपल हो और फीडबैक हमें मिलना चाहिए। इसमें फीडबैक और रिस्पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बैरियर्स होते हैं कुछ हमारे ओरल कम्युनिकेशन के। तो क्या होता है कि कभी कभी ओरल कम्युनिकेशन फेल हो जाता है ड्यू टू लैक ऑफ क्लैरिटी, इमोशनल इंटरफेरेंस, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स समटाइम्स एंड नॉइस एंड डिस्ट्रैक्शंस। तो मैनेजर को इन बैरियर्स को आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है और उनको फिर रिड्यूस करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब ओरल कम्युनिकेशन के अंदर ही हमारा एक आता है कॉन्सेप्ट कॉन्वर्सेशन कंट्रोल। कॉन्वर्सेशन कंट्रोल का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि डिस्कशन को पर्पस के अकॉर्डिंग गाइड करना। राइट? इफेक्टिव मैनेजर्स बात को डायरेक्शन देते हैं बिना रूड हुए। इसमें हमें इंश्योर करना होता है कि हमारा जो कॉन्वर्सेशन है वो पर्पस ओरिएंटेड हो, डिस्कशन हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बात तो एक ही कर रहे थे लेकिन हमारा डिस्कशन शायद सी के ऊपर चला गया है। सो कॉन्वर्सेशन कंट्रोल में हम यही कंट्रोल करते हैं that we should discuss the topic and not the people. क्या टेक्निक्स होते हैं कॉन्वर्सेशन को कंट्रोल करने के लिए? इसके अंदर हमें रेलेवेंट क्वेश्चन पूछना ज़रूरी होता है, राइट? एक्टिव लिसनिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमें इंटरप्शंस को जो मैनेज करते हैं वो इसके अंदर आ जाता है और हमें की पॉइंट्स को फाइनली डिस्कशन के एंड में समराइज करना होता है। सो इन टेक्निक्स को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम कॉन्वर्सेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। Then comes a concept called reflection and empathy. रिफ्लेक्शन और एम्पैथी एक इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन के ही दो इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। ये हमारे इंटरपर्सनल अंडरस्टैंडिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, राइट? रिफ्लेक्शन क्या होता है ओरल कम्युनिकेशन में? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है स्पीकर की बात को पैराफ्रेज या रिपीट करना ताकि क्लैरिटी आए और सामने वाले को भी ये इंश्योर हो जाए कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, जो हमने कहा वही सामने वाले ने समझा। तो इससे क्या होता है, हमारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो बहुत कम हो जाती हैं। नेक्स्ट इज एम्पैथी इन ओरल कम्युनिकेशन। एम्पैथी का मतलब होता है दूसरे के इमोशंस और फीलिंग को समझना। एम्पैथी हमारा ट्रस्ट और इमोशनल कनेक्शन इन दोनों को क्रिएट करने में हेल्प करती है।
देन इज रिफ्लेक्शन एंड एम्पैथी एज टू साइड्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये हमने पहले भी कहा कि ये हमारे दो पिलर्स हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। तो रिफ्लेक्शन हमारा एक्यूरेसी इंश्योर करता है और एम्पैथी हमारी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग इंश्योर करती है। दोनों ही मिलकर कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाते हैं। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इफेक्टिव लिसनिंग। लिसनिंग सिर्फ सुनना नहीं होता, बल्कि समझना और उसको समझ के रिस्पॉन्ड करना होता है। इफेक्टिव लिसनिंग हमारा अगेन ओरल कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसको हम हार्ट ऑफ कम्युनिकेशन या हार्ट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंस को समझना, दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड हियरिंग। हियरिंग इज मियरली हियर, बिना समझे हमने सिर्फ कोई चीज सुनी, लेकिन लिसनिंग के अंदर हम उसको रिसीव करते हैं, मैसेज को अंडरस्टैंड करते हैं और फिर फाइनली उसको हम रिस्पॉन्ड करते हैं। देन कम्स इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। इफेक्टिव लिसनिंग हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग को रिड्यूस करती है, रिलेशनशिप इंप्रूव करती है और बेटर डिसीजंस लेने में हेल्प करती है, और इसीलिए हम इसको इफेक्टिव लिसनिंग भी कहते हैं। टाइप्स ऑफ लिसनिंग में, लिसनिंग के हमारे जो टाइप्स होते हैं उसमें होता है एक्टिव लिसनिंग, पैसिव लिसनिंग, एम्पैथेटिक लिसनिंग एंड क्रिटिकल लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है कि जैसे कि अभी मैं आपका एक सेशन ले रही हूँ और आप मुझे बहुत एक्टिवली सुन रहे हैं। पैसिव लिसनिंग में क्या होता है कि आप बैठे तो यहाँ हैं फिजिकली, लेकिन आपका माइंड कहीं और है, पर आप फिर भी सुन भी रहे हैं और कुछ और भी सोच रहे हैं। सो दैट इज पैसिव लिसनिंग। देन कम्स एम्पैथेटिक लिसनिंग। एम्पैथेटिक लिसनिंग के केस में क्या होता है कि आप दूसरे के साथ एम्पैथाइज करके, इमोशनली कनेक्ट करके उसकी किसी भी बात को आप सुनते हैं। एंड द लास्ट वन इज क्रिटिकल लिसनिंग। क्रिटिकल लिसनिंग जो होती है वो हमेशा सामने वाले की बात में कमी निकालने के फोकस से जब हम उसको सुनते हैं तो उसको हम क्रिटिकल लिसनिंग कहते हैं। देन इज बैरियर्स टू इफेक्टिव लिसनिंग। इफेक्टिव लिसनिंग के कुछ बैरियर्स होते हैं जिनकी वजह से हमारी लिसनिंग डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, जिसके अंदर फर्स्ट बैरियर है डिस्ट्रैक्शन। किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन या डिस्टरबेंस हमारी लिसनिंग को अफेक्ट करता है। प्री जजमेंट, मैं किसी की बात को सुन रही हूँ जिसको मैं ऑलरेडी प्रिज्यूम कर चुकी हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे कोई बात बता रहे हैं और मैं सोचती हूँ कि ये बात मुझे ऑलरेडी पता है, तो शायद मैं आपको इतने ध्यान से नहीं सुनूंगी, तो मेरा लिसनिंग अफेक्ट होगा। इमोशनल बायस के केस में क्या होता है कि जब इमोशनल स्टेबिलिटी में नहीं होते आप, या तो आप बहुत खुश हो तो सामने वाले की बात ठीक से नहीं सुन पाओगे, या आप बहुत परेशान हो तो भी आप सामने वाले की बात आराम से या अच्छे से नहीं सुन पाओगे। एंड द लास्ट वन इज इंफॉर्मेशन ओवरलोड। जब आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन आ जाती है कि अब आपकी अंडरस्टैंडिंग की कैपेसिटी कम हो जाती है, उस केस में भी हमारा जो लिसनिंग है वो अफेक्ट हो जाता है। Then we have non-verbal communication, another concept. Non-verbal communication में हम body language, gestures, facial expressions और postures का यूज करते हैं। कभी कभी non-verbal cues verbal message से भी ज्यादा powerful होते हैं। Types of non-verbal communication में आ जाता है हमारा body language, facial expressions, eye contact, postures and proxemics. Body language includes हम जिस तरीके से बात करते हैं, हम लोग कैसे, हमारा पूरी बॉडी का जो बात करने का तरीका होता है वो हमारा बॉडी लैंग्वेज में आ जाता है। फेशियल एक्सप्रेशन टॉक्स ओनली अबाउट द फेस। जो भी आप फेशियल एक्सप्रेशंस या फेस से जो आप एक्सप्रेशन देते हैं बात करते हुए। आई कॉन्टैक्ट, आप आई कॉन्टैक्ट डायरेक्ट करके बात कर रहे हो या आप नजरें चुरा के बात कर रहे हो, बोथ हैव डिफरेंट मीनिंग। Postures are related to the way you sit, the way you stand, and proxemics is related to the space. आप कितने स्पेस में सामने वाले से बात कर रहे हो, आप कितनी proximity में रह के उससे बात कर रहे हो, because these space and proxemics also describe different meaning. Then we have importance of non-verbal communication. Non-verbal communication हमारे verbal messages को support करता है, हमारे इमोशंस को रिवील करता है और कम्युनिकेशन के इम्पैक्ट को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। Now we move on to another part of the unit, that is written communication. Written communication का मतलब होता है जब आप लिखित शब्दों के थ्रू मैसेज को कन्वे करते हो, जैसे लेटर्स के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, रिपोर्ट्स या फिर मेमोज।
So that is called as written communication. क्या पर्पस होता है राइटिंग का? राइटिंग का पर्पस होता है किसी को इन्फॉर्म करना, इंस्ट्रक्ट करना, उसको परस्यूएट करना या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन को डॉक्यूमेंट करना. ये हमारे डिफरेंट पर्पसेस होते हैं. Then comes clarity in writing. क्लैरिटी राइटिंग का अगेन सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. क्लियर राइटिंग, सिंपल लैंग्वेज और लॉजिकल स्ट्रक्चर फॉलो करना हमें हमारी राइटिंग को इफेक्टिव बनाता है. तो जब हम सिंपल लैंग्वेज को यूज करते हैं, लॉजिकल स्ट्रक्चर को यूज करते हैं और एम्बिग्विटी को अवॉइड करते हैं, तो वी हैव एन इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन. जैसे ओरल कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स थे, वैसे ही रिटन कम्युनिकेशन के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जिसके अंदर आता है हमारा क्लैरिटी, कंसाइसनेस, कंप्लीटनेस, करेक्टनेस एंड कर्टेसी. इसको हम 5 C's ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं. ये प्रिंसिपल्स एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं. ये C's वाला क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Then we come on to approaching writing systematically. जब हम एक systematic approach को use करते हैं writing process में, तो प्रोफेशनल राइटिंग हमारा हमेशा एक सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉलो करता है, जिससे मैसेज हमारा ऑर्गेनाइज्ड और इफेक्टिव बनता है. राइट. राइटिंग प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस माना जाता है 3x3 राइटिंग प्रोसेस. बिजनेस कम्युनिकेशन में बहुत वाइडली यूज होता है ये प्रोसेस, जिसमें 3 स्टेप्स होते हैं, दैट इज प्री राइटिंग, राइटिंग एंड रिवाइजिंग. इन तीनों स्टेप्स के अंदर फर्दर 3 एक्शंस होते हैं, इसलिए हम इसको 3x3 राइटिंग प्रोसेस कहते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड दीज स्टेप्स वन बाय वन. द फर्स्ट वन इज प्री राइटिंग स्टेज. इस प्री राइटिंग स्टेज में हमारे ऑडियंस एनालिसिस, पर्पस को डिफाइन करना और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना शामिल होता है. सो प्री राइटिंग के अंदर फर्दर 3 स्टेप्स होते हैं. Then next is a writing stage. Writing stage में further 3 steps होते हैं, जिसमें हम पहले आइडियाज को ऑर्गेनाइज करते हैं. उन आइडियाज को हम एक मैसेज के फॉर्म में ड्राफ्ट बनाते हैं और हम अप्रोप्रिएट टोन और लैंग्वेज को यूज करके उस ड्राफ्ट को फाइनल स्टेज तक ले जाते हैं. फाइनली वी कम ऑन टू रिवाइजिंग स्टेज, जिसके अंदर फर्दर 3 स्टेप्स होते हैं और अगेन इसीलिए हम इसको 3x3 प्रोसेस भी कहते हैं. इसमें आता है हमारा रिव्यू ऑफ द कंटेंट. इस स्टेज में हम जो भी हमने ड्राफ्ट प्रिपेयर किया है उसको रिव्यू करते हैं. अगर लैंग्वेज में कुछ चेंजेस करने हैं तो सब एडिटिंग करते हैं और फाइनली अपने ड्राफ्ट को प्रूफ रीड करके सारे एरर्स को रिमूव करके हम इसको फाइनल डॉक्यूमेंट की स्टेज तक ले जाते हैं. Then comes specific writing features. किसी भी इफेक्टिव राइटिंग में हमारी कोहेरेंस, यूनिटी और लॉजिकल फ्लो होना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी को ही हम स्पेसिफिक राइटिंग फीचर्स कहते हैं. कोहेरेंस क्या होता है? व्हाट इज कोहेरेंस इन राइटिंग? कोहेरेंस का मतलब होता है आइडियाज का एक लॉजिकल कनेक्शन. ट्रांजिशंस और प्रॉपर सीक्वेंसिंग कोहेरेंस मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. राइट. जैसे हम एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ पे जाते हैं जब, तो हम अपने फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन में जो वर्ड लिखते हैं उस इंपॉर्टेंट कीवर्ड से हम अपना नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट कर सकते हैं. तो इससे हमारा लिंकिंग या ट्रांजिशन क्रिएट होता है. एंड देन देयर आर अदर वेज ऑल्सो. नाउ वी कम ऑन टू ई राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग. ई राइटिंग हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होती है, जैसे हम ईमेल्स लिखते हैं, चैट्स पे बात करते हैं, रिपोर्ट्स या फिर सोशल मीडिया कम्युनिकेशन करते हैं. ये सब हमारे ई राइटिंग या इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग में आ जाते हैं. क्या प्रोसेस होता है इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग का? सबसे पहले हम प्लान करते हैं अपने डिजिटल कंटेंट को. उसके बाद हम अपनी राइटिंग को कॉन्साइज मैसेज में कन्वर्ट करते हैं और फाइनली अपनी टोन और एक्यूरेसी को रिव्यू करते हैं. इसके अंदर हमारा फीडबैक एकदम इंस्टेंट आता है, इसीलिए हमको इसको रिव्यू करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है. There are some advantages of electronic writing. Electronic writing हमारी फास्ट कम्युनिकेशन होती है, इजी होता है इसका स्टोरेज, क्योंकि हमें बहुत सारी फाइल्स या बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सारा पेपर वर्क अपने पास फिजिकली स्टोर करने की जरूरत नहीं होती है. प्लस ये हमें ग्लोबल रीच प्रोवाइड कराता है. बट उसी के साथ कुछ चैलेंजेस भी होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग के, जैसे कि कई बार आपके मैसेज को मिस इंटरप्रेट कर दिया जाता है,
Also, we understand that there is lack of personal touch and there are security issues as well. ये सारे challenges हमारे e-writing का part है. Let's now quickly summarize whatever we have studied in this unit 2. We have talked about oral and written communication. हमने दोनों के मतलब समझे, दोनों के concept समझे और हमने finally ये समझा that it is very essential for managerial skills or it is a very essential managerial skill. Then we have learned and understood that effective communication requires clarity, empathy and a proper structure. आई होप आपको ये यूनिट बहुत अच्छे से समझ आ गई हो. कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन कमेंट एंड आस्क. इस यूनिट 2 में हमने जो जो चीजें करी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके अंदर स्पेसिफिकली 3x3 राइटिंग प्रोसेस आप अच्छे से कर लीजिएगा. एग्जाम में डेफिनेशंस बहुत क्लियरली लिखना है. प्रोसेसेस का डायग्राम अगर बनाओगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे और एग्जाम्पल्स को जरूर यूज करना है. अगर आपको यूनिट 2 ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. एमबीए सिंप्लीफाइड मैनेजमेंट मेड इजी. मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.